नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। निरस्त भर्तियों पर स्पीकर के फैसले को माना सही, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। मकर संक्रांति के मौके पर भव्य तरीके से मनाया जाएगा उत्तरायणी मेला। मुख्यमंत्री धामी के अधिकारियों को निर्देश, प्रवासी लोगों को मेले से जोड़ने की कोशिश। बीजेपी के घोषणा पत्र का वादा आधा अधूरा। गरीबों को मुफ्त 3 सिलेंडर देने की योजना 6 महीने बाद भी नहीं हुई लॉन्च। महिलाओं को नहीं मिल रहा 100% लाभ। हल्द्वानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगाई गई 1.5 करोड़ की रेड लाइट्स हटाने का फैसला। जाम के झाम से सैलानी और लोग हुए परेशान। और शहर के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी मददगार साबित हो रहा ड्रोन। 1 घंटे में ब्लड सैंपल लेकर उत्तरकाशी से देहरादून पहुंचा। अब ड्रोन की मदद से होगी हैवी लिफ्टिंग का ट्रायल। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर नियुक्तियों को लेकर हुई है। जी हां, नियुक्तियों पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बैकडोर से हुई नियुक्तियों के निरस्त का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का फैसला सही माना है। कर्मचारियों की जो नियुक्ति थी वो निरस्त कर दी गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी उनको निरस्त कर दिया गया था, उस फैसले को सही माना है। उत्तराखंड विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी और जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के खंडपीठ ने, डबल बेंच ने लिया था, उसके खिलाफ कुछ लोग आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। यहां पर एक विशेष याचिका SLP लगाई गई थी और यहां पर जो डबल बेंच था उन्होंने उस पिटीशन को खारिज किया है। जब पिटीशन डिसमिस हुई उसके बाद जो पिटिशनर्स थे उनके वकील ने ये बात कही कि वो उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, जिसकी परमिशन डबल बेंच ने उन्हें दी। इस निर्णय के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। ये सभी उत्तराखंड के युवाओं की जीत है, उत्तराखंड के लोगों की जीत है। मैंने पहले भी कहा था कि कठोर निर्णय है, पर मैं कठोर निर्णय से लेने से पीछे नहीं हटूंगी। सुप्रीम कोर्ट भी अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। जो रिपोर्ट कोटिया कमेटी ने दी थी वो सही थी। मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को बागेश्वर में लगने वाले उत्तरायणी मेले को सरकार भव्य तरीके से मनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सूचना विभाग उत्तरायणी मेले का व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार करेगा, ताकि 14 जनवरी को मनाए जाने वाले उत्तरायणी मेले को भव्य रूप से मनाया जाए और प्रवासी लोगों को भी इससे जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि सूचना विभाग के द्वारा इस संबंध में जो विस्तृत सामग्री है सूचना से संबंधित वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित की जाए, ताकि लोगों को अवगत हो सकें, जानकारी मिल सके कि जो बागेश्वर में 14 तारीख को उत्तरायणी का मेला लगता है उसको बहुत भव्य और दिव्य रूप में मनाया जाएगा, ताकि एक तो उसका विस्तार विश्व पटल पर हो, पर्यटन के रूप में विकसित हो, पर्यटक भी वहाँ पर आएँ, जो हमारे प्रवासी लोग हैं उत्तराखंड के वो भी वहाँ पर आएँ और एक नई पहचान मिले। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनावश्यक DLED करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे BEd टेट अभ्यर्थियों की जीत इस फैसले को लेकर मानी जा रही है। वहीं शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, जो 2300 पद पर थे और इसमें कुछ हमने लगभग 1500 के आसपास इसमें नियुक्ति भी कर दी थी। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया था तो हमने भर्ती प्रक्रिया रोक दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया गया है।
हमने अपने सरकारी अधिवक्ता से भी बात किया था, तो वो कह रहे थे कि इसमें स्थगन प्रदान किया गया है। डिटेल आर्डर जब मिलेगा तो फिर हम जो बची हुई अवशेष पदों पर भर्तियाँ हैं उनकी कार्रवाई कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद हम परीक्षण कर लेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय का जो विस्तृत दिशा निर्देश होगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भाजपा के 13 जिला पंचायत सदस्यों को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दरअसल उत्तरकाशी जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण पर बीते कुछ समय पहले वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एसआईटी जांच कर रही थी और एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं की पुष्टि भी हुई। इसी को लेकर भाजपा के सभी जिला पंचायत सदस्य प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। मैं यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं अपनी सरकार से कि इतने वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है और पता नहीं सरकारी के लोग जो जिनका उन्हें संरक्षण मिला हुआ है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। वो खुलेआम वो वहाँ पे उत्तरकाशी में बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, सरकार जैसे चाहे वैसे मैं सरकार को मैनेज कर रहा हूँ, और अपने कई मंत्रियों के नाम तक लेते हो कि वो मेरे एकदम खास आदमी है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम चाहे कहीं भी जाओ। वहीं देहरादून महानगर अध्यक्ष पद से लालचंद शर्मा को हटाए जाने के बाद कांग्रेस में फिर घमासान देखने को मिल रहा है। असल में इसके पीछे कहानी ये है कि उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी ने युवाओं को संगठन में मौका देने को लेकर फैसला लिया था, जिसके तहत एक ही पद पर 5 साल से ज्यादा जमे लोगों को हटाकर नए लोगों को मौका दिया जाएगा। अब इसी फॉर्मूले पर लालचंद शर्मा सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो पार्टी के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पार्टी संगठन में 5 साल से ज्यादा वक्त से एक ही पद पर जमे लोगों की भी छुट्टी होगी। वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने उदयपुर संकल्प को जिंदा रखने का जो दम है वो भी भर रहे हैं। देखिए, ये फैसला पार्टी ने लेना है कि किसे पद पे रखना है, किसे नहीं रखना, लेकिन मेरा ये मानना है कि उदयपुर संकल्प जो पार्टी ने लागू किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। और उदयपुर संकल्प के साथ साथ मेरा ये मानना है कि उदयपुर संकल्प के अंदर दायरे में जो भी लोग आते हैं, जो लगातार पिछले कई वर्षों से पदों के ऊपर बैठे हैं, कभी महामंत्री बन जाते हैं, कभी उपाध्यक्ष बन जाते हैं, कभी प्रवक्ता बन जाते हैं, आखिर व्यक्ति तो वही है ना, सिर्फ पद ही तो पता चला है तो पद पे ही ना। तो हमारा ये मानना है कि उदयपुर संकल्प उन सब पे लागू होना चाहिए जो लोग लगातार जो है पिछले कई वर्षों से पदों में बैठे हुए, और नए लोगों को मौका देना चाहिए। देखिए, उदयपुर संकल्प में साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक पद पर 5 साल से अधिक समय तक काम कर रहा है तो उनके स्थान पर नए व्यक्तियों की, नए पदाधिकारियों की, नए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करनी चाहिए। और ऐसा बहुत सी जगह पर हुआ भी है और हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में भी हम उस फार्मूले को लागू करेंगे। विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने गरीबों को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देने का जिक्र अपने घोषणा पत्र में तो कर दिया, लेकिन योजना का अब तक विधिवत शुभारंभ नहीं हुआ। अब इसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी ने ये वादा पूरा नहीं किया और ये भी नहीं कह सकते कि वादा पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर गरीबों को मुफ्त सिलेंडर का 100% लाभ नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों, इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा दृष्टि पत्र में जनता से इस बात का दावा किया कि बीजेपी सरकार गरीबों को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देगी, लेकिन सरकार का जनता से किया ये वादा धरातल पर साकार होता दिख नहीं रहा। इसी साल जुलाई में इस योजना को शुरू तो किया गया, लेकिन योजना का विधिवत शुभारंभ 6 महीने गुजरने के बाद भी नहीं हो पाया है। हालांकि खाद्य मंत्री इस बात का दावा तो कर रही हैं कि लोगों को 3 सिलेंडर जियो जारी होने के बाद से मिल रहे हैं, लेकिन योजना का अब तक विधिवत शुभारंभ न होने पर उन्होंने इसका जिम्मेवार मुख्यमंत्री की व्यवस्था को ठहरा दिया है। जरा मंत्री महोदय का ये बयान आप भी सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे अंत्योदय परिवार की जो महिलाएं हैं जिनको कि उज्ज्वला गैस मिले हैं, उन सभी महिलाओं को जो है 3 गैस सिलेंडर साल में मुफ्त में
रिफिल करा के देने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी का जनता के मध्य में महिलाओं से रहा, उसको हमने पूर्ण किया है और वह लगातार वो 3 सिलेंडर रिफिल अंत्योदय परिवार की महिलाएं जो है वो कराने का काम कर रहे हैं। इसमें अभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, इसकी एक औपचारिक शुरुआत जो है वह नहीं हो पाई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अत्यधिक व्यस्तता के कारण उनका समय नहीं मिल पाया है, लेकिन औपचारिक शुरुआत इसकी की जाएगी। लेकिन उस जब से जियो जारी हुआ तब से लगातार महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं। चलिए, मंत्री रेखा आर्य की इस बात से इत्तेफाक रख भी लिया जाए कि सीएम साहब की व्यस्तता के चलते योजना का विधिवत शुभारंभ होने में देरी हो रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब अंत्योदय परिवार की महिलाओं को साल के 3 सिलेंडर देने का मसौदा तैयार है तो योजना को लॉन्च करने में फिर देरी कैसी? खाद्य आपूर्ति विभाग से मिले आंकड़े देखें तो विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजना के तहत अंत्योदय परिवार की महिलाओं को मुफ्त 3 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। प्रदेश में 1,80,000 अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं को योजना का लाभ मिलना था, लेकिन अभी महज 1,08,000 महिलाएं ही लाभान्वित हो रही हैं। माना ये भी जा रहा है कि योजना का विधिवत शुभारंभ न होने के चलते महिलाओं को इसका 100% लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर जरूर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उन्हीं मुद्दों को तरजीह देती है जिनसे राजनीति गर्माती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है, जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। इन्होंने कहा उसमें कहा था कि 3 सिलेंडर हम मुफ्त देंगे, लेकिन स्वयं जो राज्य के मंत्री है वो स्वयं कह रही है कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप आंकलन करिए, राज्य के किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है। इनको वो मुद्दे चाहिए जिससे राजनीतिक रूप से जिसको भटकाने का, जाति वाले या धर्म वाले इस टाइप के मुद्दे चाहिए। राज्य के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, जो 400 रुपये का सिलेंडर था आज 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। और आप स्वयं आकलन कीजिए, जब मंत्री स्वयं कह रही है कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण ये जो योजना है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो आप सोचिए किस प्रकार राज्य सरकार राज्य के मुद्दों पर गंभीर है। उधर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथुला इस बात का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने जो कहा वो किया है और आगे भी करेगी। योजना लॉन्चिंग को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है कि 3 अंत्योदय के जो सिलेंडर अंत्योदय परिवारों को मिलने थे उनका जियो हो चुका है। उसकी रिफिलिंग भी करवाई है लोगों ने और उसका फ़ायदा जो है जनता ले रही है, लेकिन कुछ वजह रही होंगी कि उसका विधिवत उद्घाटन नहीं हो पाया है। हमारी सरकार शीघ्र ही इसका विधिवत उद्घाटन भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों मिलकर के इस योजना को बृहद रूप से किस प्रकार से ये जन आकांक्षी योजना प्रत्येक गांव तक पहुंचे, प्रत्येक परिवार तक पहुंचे, इस पर भी सरकार काम करेगी और संगठन काम करेगा। निश्चित रूप से इस जो योजना है इसका लाभ परिवार ले रहे हैं। एक तरफ महिलाओं को साल के 3 मुफ्त सिलेंडर देने के दावे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ योजना की विधिवत लॉन्चिंग न होने से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सीएम की व्यस्तता का तर्क जो बीजेपी सरकार के मंत्री दे रहे हैं वो गले नहीं उतर रहा। तो ये बात भी हजम करना मुश्किल है कि योजना का मसौदा तैयार है तो फिर लॉन्चिंग क्यों नहीं की जा रही। उम्मीद करते हैं कि सीएम साहब अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाल पाएं और योजना को विधिवत जल्द लॉन्च किया जाए ताकि जनता के लिए शुरू की गई योजना का जनता को 100% लाभ मिल सके। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। शहर के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी ड्रोन मददगार साबित हो सकते हैं। खासकर अति आवश्यक वस्तुओं की तत्काल पहुंच के लिए इनका उपयोग क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। पिछले हफ्ते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी और स्काई एयर मोबिलिटी की ओर से किया गया ड्रोन ट्रायल कई उम्मीदों तक खरा उतरा है और ट्रायल के तहत उत्तरकाशी से महज 1 घंटे में ड्रोन 10 ब्लड सैंपल लेकर देहरादून भी पहुंच गया था। अभी तक यहां से सैंपल लाने में कई घंटे लग जाते हैं। वहीं अब ड्रोन की मदद से हैवी लिफ्टिंग का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि अभी इसका ट्रायल उत्तरकाशी से 6 किलो का भार दिया गया। इसके बाद 25 किलो का ट्रायल होगा और उसके बाद कोशिश की जा रही है कि इस ड्रोन से 100 किलो का ट्रायल भी किया जाएगा। ड्रोन के बारे में आप कह रहे हैं, हम लोग हैवी लिफ्टिंग ड्रोन का प्रयास कर रहे हैं। हैवी लिफ्टिंग ड्रोन कैसे होता है कि पहाड़ों में कई बार घायल को या कोई सामान को पहुंचाने के लिए, तो उसका हमारा प्रयास चल रहा है और हम जल्दी ही कुछ ना कुछ उसमें हम सक्सेसफुल होने की संभावना है।
बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। देहरादून में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। जी हां, 11 चौकी प्रभारी सहित 19 उप निरीक्षकों के जो ये ट्रांसफर किए गए हैं, उनमें 4 इंस्पेक्टर और 5 दरोगा के भी ट्रांसफर हुए हैं। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर खुशीराम पांडे को ऋषिकेश कोतवाल बनाया गया है। इसके साथ ही एसआई कुंदन राम को रायपुर का थाना अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा एसआई कुलदीप पंत को रायवाला का थाना अध्यक्ष बनाया गया है और हेमंत खंडूरी पीआरओ एसएसपी देहरादून बने हैं। देहरादून डीएम ने जिले में शीतलहर से पहले की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, नगर निगम और नगरपालिका परिषदों समेत संबंधित विभागों को उनके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं कि शीतलहर में कोई भी व्यक्ति रात के समय में खुले में न सोए, क्योंकि उनके रहने के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने संचालित स्थायी और चिन्हित अस्थायी रैन बसेरों की लिस्ट भी उपलब्ध आने के निर्देश दिए हैं। हमारी टीम ने रैन बसेरों की विजिट कर ली है। जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है या कोई कमी है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ठीक करा रहे हैं। और साथ ही अलाव हो गए, कंबल हो गए, गर्म कपड़े हो गए, सभी के लिए हम लोग अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी उपलब्धता बनी रहे और लोगों को कोई असुविधा ना हो। वहीं हल्द्वानी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 2 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 14 चौराहों पर रेड लाइट लगाई गई थी, लेकिन रेड लाइट लगने के कुछ महीने बाद से ही यातायात सुगम होने की बजाय जाम के हालात और भी ज्यादा पैदा हो गए हैं। यही वजह है कि अब एक बार फिर से इन रेड लाइट को हटाने का फैसला लिया गया है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि लंबे समय से इनका इस्तेमाल करने के बाद देखा गया है कि रेड लाइट की वजह से यातायात सुगम होने की बजाय और भी जाम लग रहा है, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसमें पिछले बार डीजीपी महोदय के सामने भी ये मामला आया था। उसमें ये हुआ था, कुछ जो रेड लाइट्स हैं जो अननेसेसरी लगाई गई हैं, उनको हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं। इसका मुखानी चौराहे पे हम लोगों ने जो एक आकलन किया, इसमें क्योंकि मुखानी चौराहे और अगले चौराहे पे दोनों में रेड लाइट थी, उसकी वजह से जाम का एक वो कारण निकल के आया था, तो इसको हम लोग बहुत जल्दी चेंज करने जा रहे हैं। वहीं रामनगर के ग्राम ढिकुली सुंदरखाल के ग्रामीणों ने कॉर्बेट कार्यालय पहुंचकर पार्क प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शन करते हुए पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने गर्जिया जोन को ढिकुली से संचालित करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि कॉर्बेट पार्क की गर्जिया का नया जोन खोला गया था, जिसका संचालन ग्राम ढिकुली से शुरू किया गया, लेकिन कुछ महीने पहले मानसून सत्र के चलते इस गेट का संचालन गर्जिया से बंद कर ग्राम रिंगोड़ा से नया सफारी गेट शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से गर्जिया क्षेत्र के कई लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। देखिए, वर्तमान में ये गेट रिंगोड़ा से संचालित है, जिसकी अनुमति उच्च स्तर से एनटीसीए से प्राप्त हो चुकी है। उसके क्रम में जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा जो ज्ञापन हमें दिया गया है, पूर्व में भी संबंध में वार्ता हो चुकी है, जिसमें उनके द्वारा इस गेट को पुनः गर्जिया से संचालित किए जाने संबंधी ज्ञापन दिया गया है। उसके संबंध में हमारी इनसे वार्ता चल रही है और जल्दी ही इसमें कोई न कोई सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। विश्व बैंक के बजट देने से हाथ खड़े करने के बाद आरटीओ कार्यालय में पिछले कई सालों से धूल फांक रही 10 लाख से अधिक फाइलों के डिजिटाइजेशन पर संकट खड़ा हो सकता है। परिवहन विभाग के पास डिजिटाइजेशन के लिए 31 दिसंबर तक का ही बजट है और डिजिटाइजेशन के लिए परिवहन विभाग के पास 31 मार्च तक का समय है। ऐसे में परिवहन मुख्यालय से 30 लाख रुपए के बजट की मांग की गई है। आपको बता दें कि शासन और परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर आरटीओ कार्यालय में 10 लाख से अधिक फाइलों का डिजिटल डाटा तैयार किया जा रहा है। इससे फाइलों का अंबार तो खत्म होगा ही, साथ ही एक क्लिक पर सारा डाटा उपलब्ध भी हो सकेगा। हमारे यहाँ आरटीओ देहरादून के अंदर अगर हम उसका वो लें तो हमारे यहाँ कुल मिला के 10 लाख फाइलें हैं और 10 लाख फाइलों में लगभग 1.5 करोड़ पेजेस हैं। हमें लक्ष्य मिला था कि इनको सबको डिजिटलाइज करवाना है, इनको स्कैन करवा कर डिजिटलाइज फॉर्म में रखना है। उसके लिए हमारे पास एक डाटा सॉफ्ट करके टीम है, जिसकी कि लगभग 50 लोग लगे हुए हैं डिजिटलाइज करने में। साथ में हमने इन फाइलों को नंबरिंग करने के लिए और मैनेज करने के लिए पीआरडी के जवान लगा रखे हैं। इसके अंतर्गत हम पर डे लगभग 55 से 60 हज़ार पेजेस पर डे कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य ये है कि लगभग 1.25 लाख पेज पर डे हम इसको स्कैन करेंगे।
देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन में पीजी कोर्स के लिए मेडिकल स्टूडेंट अब दाखिला ले रहे हैं। इसके बाद सड़क या अन्य दुर्घटनाओं में मौत होने पर शव का पोस्टमार्टम करने में सहायता मिलेगी, ताकि मौत का सही कारणों का पता भी लगाया जा सके, साथ ही अननेचुरल डेथ के कारणों का भी पता लग सके। दरअसल पोस्टमार्टम को लेकर अक्सर समस्याएं आती रहती है। गैर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को रिपोर्ट बनाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अस्पताल के चिकित्सक सामान्य केस की रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, लेकिन पानी में डूबने से हुई मौत, लंबे समय तक डेड बॉडी का पड़े रहना, गोली लगने से मौत, सड़क दुर्घटना में हुई मौत की रिपोर्ट तैयार करने में काफी मुश्किलें आती है। पहली बार फॉरेंसिक मेडिसिन में 3 सीटें जो है हमें मिली हैं और 3 साल का ये कोर्स है। और इसके बाद जो है ये फॉरेंसिक मेडिसिन में जो हमारा जो विशेषज्ञता है ये प्राप्त कर लेंगे। और फॉरेंसिक मेडिसिन में जितने भी जो है मेडिकल लीगल केसेस होते हैं, जैसे कि किसी को जो है कोई एक्सीडेंट हो गया और जो है या किसी का जो है होमिसाइड के केसेस होते हैं, और इस तरीके के केसेस को जो है वो ये सिद्ध करते हैं कि वाकई में एक्सीडेंट हुआ है या किसी का जो है होमिसाइड हुआ है या जो है कि वो सुसाइड का केस है। फॉरेंसिक मेडिसिन जो है वो कोर्स MBBS के कोर्स का एक अंग है और लगभग जितने भी बच्चे MBBS करते हैं उनको बेसिक ग्रेजुएशन के टाइम में फॉरेंसिक मेडिसिन कराया जाता है। स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक मेडिसिन यानी MD फॉरेंसिक मेडिसिन ये एक नया स्टेप है जो कि दून मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि है। इसी साल हम लोगों को 2 सीटें मिली हैं MD फॉरेंसिक मेडिसिन की। वहीं मसूरी में 32 वर्षीय सुनील हत्याकांड मामले के खुलासे के लिए किए गए पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आने के लिए अभी 3 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल 9 महीने पहले मसूरी में हुई सुनील हत्याकांड मामले में जांच कर रही STF ने 12 संदिग्ध आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है। दिल्ली CFSL की 4 अधिकारियों की टीम ने 2 दिनों तक 12 आरोपियों से पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान करीब 120 सवाल भी किए। माना जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो सुनील के असल जो उनके कातिल है उस तक पहुंचने में मदद भी मिलेगी। देखिए अभी इसमें मसूरी में जो डेथ हुई है इस संबंध में 12 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट यहाँ पर विगत 2 दिनों में कराया गया है और इसमें CFSL दिल्ली से सीनियर साइंटिस्ट लेवल के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और उनकी निर्देशन में ये सब कराया गया है। और इसकी रिपोर्ट आने में लगभग उन्होंने बताया है कि 3 हफ्ते का टाइम इसमें लगेगा, जिसमें पॉलीग्राफ रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी तो उसके बाद ही हम फर्दर विवेचना में इसको सम्मिलित किया जाए। 20 सालों से बदहाल पड़ी बाराकोट कोठेरा सड़क में क्षेत्र के ग्रामीण पिछले 20 सालों से जान हथेली पर रखकर यात्रा करने पर मजबूर है। सड़क पर दुर्घटनाओं का लगातार खतरा बना रहता है। पिछले लंबे समय से ग्रामीण कई बार सड़क के डामरीकरण की मांग कर चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन और संबंधित विभाग ने जल्द से जल्द सड़क के डामरीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं की तो क्षेत्र के सभी लोग धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने की कार्रवाई करेंगे। शासन से हमारा निवेदन है कि इस कवर का तुरंत मरम्मत किया जाए। इसमें धनहानि और जनहानि का बहुत कारण बन चुका है। इसमें अगर धनहानि जनहानि होती तो प्रशासन इसकी जिम्मेदार रहेगी। अगर प्रशासन ने 3 दिन के अंदर इस कार्य को नहीं किया गया तो हम आंदोलन के लिए पूरे ग्रामवासी बाध्य रहेंगे। सड़क को जाम करने के लिए भी अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम NH में या मेन हाईवे में बैठ के जाम करेंगे। कीर्तिनगर कोतवाली में जल्द ही पुलिस के जवानों के लिए नए कार्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा क्षेत्र समेत आसपास के दर्जनों गांव अब कीर्तिनगर कोतवाली में शामिल होंगे। टिहरी ASP विजेंद्र दत्तोपाल ने कीर्तिनगर थाने का औचक निरीक्षण किया है। यहाँ लंबित पड़ी जांचों समेत मालखाने पुलिस के अन्य भवनों का भी जायजा लिया गया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ जन जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। लगभग राजस्व क्षेत्र का जो मलेथा का एरिया है वो थाना कीर्तिनगर में आएगा और इसके अलावा एक थाना छाम और कंडीसौड़ गजा चौकियां हमारे यहाँ खोली जा रही हैं। ये फेस वाइज रेवेन्यू क्षेत्र को पुलिस क्षेत्रों में बदला जा रहा है, तो इसमें 2-3 फेज बनाए गए हैं। फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ 1 थाना और 3 चौकियों का प्रपोजल है और इसके अलावा भी जो अन्य रेवेन्यू क्षेत्र हैं वो अगले फेज में हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे।
वहीं चंपावत के लोहा घाट में बदहाल होती ट्रैफिक व्यवस्था और जाम की समस्या को देखते हुए एसडीएम के आदेश पर कई वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस और राजस्व विभाग ने सड़क किनारे आड़े तिरछे वाहन खड़े करने पर ये चालान काटे हैं। पुलिस टीम की तरफ से लाउड स्पीकर के जरिए समूचे क्षेत्र के लोगों को वाहनों को पार्किंग में खड़े करने की भी उनसे अपील की गई। सुगम यातायात के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया है। इसी के क्रम में आज संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें तहसीलदार यहाँ पे लोहाघाट महोदय और थाना लोहाघाट के जो टीम द्वारा जो है संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोग के द्वारा अभी प्राइमरी चेतावनी स्वरूप सभी जगह अनाउंसमेंट किया गया है और साथ ही जो गाड़ियाँ नो पार्किंग में इलाके में खड़ी उनको खाली करा लिया गया। रुड़की के ढंडेरा क्षेत्र के अशोक नगर में पिछले लंबे समय से रेलवे की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर रेलवे की टीम अशोक नगर पहुंची और रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त करने के साथ ही वहां सीमेंट के पिलर भी लगा दिए गए। इस दौरान टीम ने क्रिकेटर ऋषभ पंत के दरवाजे के पास भी ये पिलर लगाए हैं, जिसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने सख्ती करते हुए ये पिलर लगवा दिए हैं। रेलवे के अधिकारियों ने सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने पिलर हटाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। तो काफ़ी समय से था जो है, इसको आज हमने रेल की ज़मीन पे जो अनऑथराइज इस तरह का इंक्रोचमेंट था उसको पूरा हटवा रहे हैं और रेल की जो बाउंड्री लाइन है, सीमा है, उस पर अपना जो है ना बाउंड्री स्टोन लगवा रहे हैं। नोटिस तो इनको कई बार दिया, लेकिन ये लोग सुनते नहीं थे। अब ये कार्रवाई करने में हम लोग मजबूर हुए जो है कि अपने रेल की ज़मीन को खाली कराना, एक एक इंच रेल की ज़मीन छोड़ा लेनी इन लोगों से। पिलर लगाए जा रहे हैं। अब फ्यूचर में जो ऊपर से प्रशासन का जो आदेश होगा तो वो कार्रवाई की जाएगी। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन जाने से पहले नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। निरस्त भर्तियों पर स्पीकर के फैसले को माना सही, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। मकर संक्रांति के मौके पर भव्य तरीके से मनाया जाएगा उत्तरायणी मेला। मुख्यमंत्री धामी के अधिकारियों को निर्देश, प्रवासी लोगों को मेले से जोड़ने की कोशिश। बीजेपी के घोषणा पत्र का वादा आधा अधूरा, गरीबों को मुफ्त 3 सिलेंडर देने की योजना 6 महीने बाद भी नहीं हुई लॉन्च। महिलाओं को नहीं मिल रहा 100% लाभ। हल्द्वानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगाई गई 1.5 करोड़ की रेड लाइट्स हटाने का फैसला। जाम के झाम से सैलानी और लोग हुए परेशान। और शहर के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी मददगार साबित हो रहा ड्रोन। 1 घंटे में ब्लड सैंपल लेकर उत्तरकाशी से देहरादून पहुंचा। अब ड्रोन की मदद से होगी हैवी लिफ्टिंग का ट्रायल।